बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारे जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन लेक्चर जो है उसकी सीरीज़ चल रही है। आज थर्ड हमारा लेक्चर है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल डे बिफोर येस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट द principles of general physical examination and preparation of the patient, self preparation and environmental preparation. And yesterday we discussed about different technique including inspection, palpation, percussion and auscultation. And today we will discuss about general survey. तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट मेरे आने वाले लेक्चर्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते हैं। तो जनरल सर्वे क्या है? जनरल सर्वे इज़ एन ओवरऑल overview or review or first impression a nurse has of a person's well-being. This is a head-to-toe visual observation. तो हम जनरल सर्वे जो है जब पेशेंट का जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उससे पहले हम पेशेंट का एक ओवरऑल इंप्रेशन लेते हैं। एक फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो पेशेंट का आता है या नर्स को आता है उसको हम कहते हैं जनरल सर्वे, जिसमें हम पेशेंट की अपीयरेंस को देखते हैं। उसके बाद हम पेशेंट का बॉडी स्ट्रक्चर और मोबाइलिटी को देखते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ बिहेवियर। और इसके साथ साथ हम पेशेंट के वाइटल साइंस भी करते हैं। वाइटल साइंस में हमने टेम्परेचर देखना है, ब्लड प्रेशर देखना है, रेस्पिरेटरी रेट देखना है और पेशेंट का जो है ब्रीदिंग रेट देखना है। इसके साथ साथ हमने पेशेंट का पेन भी देखना है, तो पेन को भी असेस करना है। तो अगर किसी भी वाइटल साइंस में कोई इश्यू आता है, सपोज कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर अप और डाउन है, तो इसका मतलब है उसकी बॉडी सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है। अगर टेम्परेचर अप और डाउन है इसका मतलब है कि पेशेंट का कोई प्रॉब्लम किसी सिस्टम में, बॉडी सिस्टम में आ रहा है। तो इसलिए हमें वाइटल साइंस जो है सारे देखने हैं और साथ ही पेन को भी देखना है, क्योंकि पेन भी जो है हमें इंडिकेट करती है कि बॉडी सिस्टम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि पेशेंट को अगर कार्डियोवास्कुलर पेन है तो इसका मतलब है कि अगर हम अर्ली डिटेक्ट करेंगे पेन को, अर्ली हमारी डिटेक्शन हो जाएगी कार्डियोवास्कुलर जो पेशेंट को प्रॉब्लम है उसकी, तो हम अर्ली जब ट्रीटमेंट पेशेंट को करेंगे, अर्ली डिटेक्शन करेंगे, तो इसकी वजह से पेशेंट का प्रिवेंशन जो है कोरोनरी आर्टरीज की हो जाएगी। पेशेंट का स्कीमिया या इन्फेक्शन, इस तरह का डैमेज जो है उससे हम पेशेंट को प्रिवेंट कर पाएंगे। तो इसका मतलब है फिफ्थ हमारा वाइटल साइन जो है वो पेन है और उसको हमने पेन को भी असेस करना है इसमें। ओके जी, तो हम इसके पैरामीटर्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपीयरेंस। और इससे पहले जनरल सर्वे से पहले अगर पेशेंट आपका विजुअल एड कोई लगाता है जैसे ग्लासेस वगैरह या हेयरिंग एड लगाता है जैसे कि हेयरिंग के लिए, तो आपने क्या करना है कि उसको एज इट इज़ वो पेशेंट को लगी रहेंगी, बिकॉज कि आपने जब पेशेंट का असेस करना है, पेशेंट को मतलब ऑब्जर्व करना है, तो उसमें ये बैरियर आएंगे। अगर पेशेंट जो है उसको हेयरिंग प्रॉब्लम है, आप उसका हेयरिंग एड जो है वो उतार देते हो, तो इस तरीके से क्या है कि आप पेशेंट को प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो पेशेंट आपको रिस्पॉन्ड वगैरह प्रॉपर नहीं, जैसे हमारा इसमें है कि अलर्ट होना चाहिए, आपका पेशेंट अलर्ट है या ओरिएंटेड है। लेकिन अगर वो हेयरिंग एड पहनता है और आप उसमें हेयरिंग एड आपने रिमूव कर दी हैं तो पेशेंट आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम इस पैरामीटर को मिस इंटरप्रेट कर लेंगे। ठीक है, ओके जी। अपीयरेंस में आप क्या देखोगे? अपीयर्स टू बी रिपोर्टेड एज। आपका पेशेंट जो है जो उसने रिपोर्ट किया है, क्योंकि हम जनरल सर्वे में पेशेंट का जो है जेंडर भी देख रहे हैं, हम पेशेंट की एज भी देख रहे हैं, हम पेशेंट का ऑक्यूपेशन भी देख रहे हैं। तो हमने ये देखना है कि पेशेंट ने जो एज हमें बताई है उसके अकॉर्डिंग टू पेशेंट का जो लुक है, जो उसके अपीयरेंस है वो उसके अकॉर्डिंग टू है। ओके जी, नेक्स्ट है सेक्सुअल डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट। जो पेशेंट की एज है उसके अकॉर्डिंग टू पेशेंट के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक की डेवलपमेंट है या पेशेंट का जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर है अकॉर्डिंग टू एज। उसके बाद पेशेंट अलर्ट एंड ओरिएंटेड है, पेशेंट टाइम, प्लेस और पर्सन से वेल ओरिएंटेड है और आपके जो भी क्वेश्चन है उनको प्रॉपर्ली आंसर कर रहा है। फेशियल फीचर्स मिट्टी हैं पेशेंट की, कोई फेशियल पाल्सी नहीं है, कोई प्रोट्रूजन ऑफ आई नहीं है, टोसिस नहीं है, एक्सोफ्थैल्मस नहीं है, कोई डिविएटेड नेजल सेप्टम नहीं है। मीन्स कि फेशियल जो फीचर्स हैं उसमें कोई किसी तरह का एसिमेट्री आपको नहीं नजर आ रही है। एनी साइन ऑफ एक्यूट डिस्ट्रेस, पेशेंट को कोई इसी तरह का डिस्ट्रेस, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं है, तो इसको आप असेस करोगे। ओके जी, नेक्स्ट है हमारा कि बॉडी स्ट्रक्चर और मोबाइलिटी में कोई इशू, जैसे वेट और हाइट भी पेशेंट का हम देखते हैं। उसके साथ ही हम न्यूट्रिशन स्टेटस पेशेंट का, तो न्यूट्रिशन के हवाले से हम देखेंगे पेशेंट ज़्यादा थिन तो नहीं है, ओबीस तो नहीं है, या ये कि उसके अलावा हम क्या करेंगे कि वेट और हाइट से हम पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स जो है उसको मेजर कर लेंगे। इसके बाद है बॉडी पार्ट्स मिटली हैं। पहले हमने फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल फीचर्स देखे थे,
और अब हम देख रहे हैं कि बॉडी पार्ट्स जो वो भी स्मिटी हैं, तो इसको हमने देखना है कि बॉडी में कोई स्कोलियोसिस तो नहीं है, कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है किसी भी बॉडी मतलब लिम्फ वगैरह में, या ये कि कोई मतलब स्कोलियोसिस काइफोसिस इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पेशेंट जो है वो इरेक्ट स्टैंड हुआ है, मीन्स के बैठा सीधा हुआ है, सिट्स कंफर्टेबली जो है। अगर पेशेंट मतलब खड़ा है तो इरेक्ट है, सीधा है, और अगर बैठा हुआ है तो कंफर्टेबली बैठा हुआ है। पेशेंट किसी तरह का रेस्टलेस तो नहीं है, मैनिक तो नहीं है, हाइपर एक्टिविटी डिस्ट्रेस जैसे सिंड्रोम, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है वैसा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंट को कोई साइकोलॉजिकल इश्यू तो नहीं है, पेशेंट को कोई जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। गेट इज कोऑर्डिनेटेड, आप पेशेंट अगर चल रहा है, वॉक कर रहा है तो अपना बैलेंस मेंटेन कर रहा है, उसके लिम्फ जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे से, पेशेंट की फॉल तो नहीं हो रहा, पेशेंट अपने बैलेंस को मेंटेन कर पा रहा है, ये हमने चीज़ें असेस करनी है। इसके बाद हम देखेंगे पेशेंट की मोबाइलिटी जॉइंट की है, वो कोई स्टिफ जॉइंट तो नहीं है, पेशेंट अपने जॉइंट्स को प्रॉपर्ली मूव कर सकता है। जी नेक्स्ट है हमारा बिहेवियर में हम देखेंगे कि पेशेंट का आई कांटेक्ट कैसा है। पेशेंट आई कांटेक्ट जो है बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि पेशेंट जो है कंटिन्यूस स्टारिंग कर रहा है, या ये कि पेशेंट बिल्कुल आई जो कांटेक्ट है वो करते ही नहीं है। तो इससे में ये इम्प्रेशन मिलता है कि पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, या पेशेंट का साइकोलॉजिकल जो है स्टेटस क्या है। उसके बाद है कंफर्टेबल है पेशेंट और आपके साथ कोऑपरेटिव है, पेशेंट कंफर्टेबली बैठा हुआ है और आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है, जैसे आप मतलब उससे क्वेश्चन कर रहे हो तो उसको प्रॉपर्ली आंसर कर रहा है, और कंफर्टेबल है, किसी तरह का कोई रेस्टलेसनेस जो है वो अपेयर नहीं हो रही है। स्पीच इज क्लियर, पेशेंट की स्पीच क्लियर है, कोई स्लर्ड स्पीच नहीं है, और टोन वगैरह पिच एवरीथिंग नॉर्मल है। पेशेंट की क्लॉथिंग इज अप्रोप्रिएट टू क्लाइमेट एज वेल एज कल्चर, पेशेंट अकॉर्डिंग टू वेदर जो है वो ड्रेसअप हुआ है। अगर कोल्ड वेदर है तो पेशेंट उसके अकॉर्डिंग टू ड्रेसअप हुआ है, अगर वार्म वेदर है तो पेशेंट उसके अकॉर्डिंग टू ड्रेसअप हुआ है। और कल्चरली ओरिएंटेड है पेशेंट, मीन्स कि जो कल्चर है हमारा उसके अकॉर्डिंग टू पेशेंट में, जो भी कल्चर जिसमें पेशेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग टू पेशेंट ड्रेसअप हुआ है। ये क्योंकि ये भी साइकोलॉजिकल जो है वो हमें हिंट दे रहे हैं ना। ओके, लुक्स क्लीन एंड फिट और ग्रूम्ड है, क्लीन है, इससे भी पता लगे पेशेंट का हाइजीनिक कंडीशन क्या है। पेशेंट जो है वो मतलब कितना अपने आप को जो वो टाइम देता है, कि अपने आप को वो कितना इम्पोर्टेंट है, कि वो अपनी हाइजीन का ख्याल रखता है या नहीं रखता, रख पाता है या नहीं, उसमें मतलब इस चीज़ की एबिलिटी है। तो इस तरीके से नहीं पता लगेगा पेशेंट का हाइजीनिक कंडीशन क्या है। अब इसमें है कि अगर किसी भी पैरामीटर में हमें कोई इशू आ रहा है, वाइटल साइंस में इशू आ रहा है, हम उसको प्रॉपर्ली जो है वो इवेलुएट करेंगे, उसको डिटेल में देखेंगे। उसके बाद अपीयरेंस में सपोज कि किसी भी जगह पे अलर्ट ओरिएंटेड में इशू आ रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल फीचर्स में आ रहा है, या कोई डिस्ट्रेस है, तो हम उस सिस्टम जिससे वो रिलेटेड है उसको डीपली जो है उसको एग्जामिन करेंगे। आप देखेंगे अगर इस इधर कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि पेशेंट की वॉक प्रॉपर नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो इसका मतलब है पेशेंट को कोई न्यूरोलॉजी का प्रॉब्लम है। तो हम उसके अकॉर्डिंग टू पेशेंट को जो है न्यूरोलॉजी का डिटेल्ड एग्जामिनेशन करेंगे। और पेशेंट को जैसे है कि डिविएशन फ्रॉम what would generally be considered to be normal or expected should be documented and may require further evaluation and action including a report and or referral। तो कोई भी डिविएशन आती है, कोई भी एबनॉर्मैलिटी आती है, ये पूरी फाइंडिंग जो हमने पीछे तीनों पैरामीटर्स के अंडर हमने देखा है, कोई भी डिविएशन, कोई भी एबनॉर्मैलिटी आती है तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने उसको डीपली जो है वो आपने क्या उसको इवेलुएट करना है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट करना है, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट जो भी रिपोर्ट तैयार करनी है, रिपोर्ट करना है, और रेफ़र करना है पेशेंट को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की तरफ जिसका इशू आ रहा है। न्यूरो का आ रहा है न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी का आ रहा है साइकोलॉजी, और उसके बाद अगर न्यूट्रिशन का आ रहा है तो न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है, इसको अकॉर्डिंग टू हम वो करेंगे। और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में जो सिस्टम जिसमें प्रॉब्लम आ रहा था उसको हम डिटेल्ड एग्जामिन करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर फिनिश है। तो अगर आपको ये इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो वेल एंड गुड। अगर कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, और अगर आपने लेक्चर आपको अच्छा लगा है, आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।